हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का मेरा लेक्चर है कोगुलेशन स्टडीज़ और मेटाबॉलिज्म ऑफ कोगुलेशन। यानी कि हमारी बॉडी में जो कोगुलेशन होता है वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, उसमें कौन कौन सी डिजीज़ होने के कारण कोगुलेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ हमारी इनहेरिटेड होती हैं, कुछ एक्वायर्ड होती हैं। तो उनके बारे में हम इस आज स्टडी करेंगे। इसमें पहले इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें आगे आपको डिटेल में बताएंगे। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल क्लॉटिंग मैकेनिज़्म और सेकंड है कोगुलेशन टेस्ट, इसमें हम क्या क्या टेस्ट करते हैं। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनहेरिटेड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, जो माँ बाप के जनरेशन से जनरेशन को वो आ जाते हैं, माँ बाप के द्वारा जो है बच्चे में आ जाते हैं। और कुछ एक्वायर्ड कोगुलेशन डिसऑर्डर होते हैं जो बाहर से आते हैं बच्चे में, वो उसके जो फादर मदर हैं उनके अंदर वो नहीं थे। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैकेनिज़्म है ब्लड कोगुलेशन का। मैकेनिज़्म कैसे होता है, हमारी बॉडी में जो कोगुलेशन होता है वो किस किस प्रोसेसिंग से होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें 3 जो हमारे इसेंशियल स्टेप्स होते हैं, पहला है क्लोटिंग कैस्केड टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। ये कैसे बनते हैं इनके बारे में हम डिटेल में आगे एक एक स्टेप में आपको समझाएंगे। पहला है क्लोटिंग कैस्केड, यानी कि सबसे पहले जो हमारा प्लेटिलेट के द्वारा प्लगिंग होती है और प्लगिंग होने के बाद में फिर हमारे जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं वो जो हमारा वुंड है उसको सीज करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो होते हैं हमारे, इसको हम होते हैं क्लोटिंग कैस्केड। इसमें इंट्रेंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, उसके बाद कॉमन पाथवे और कॉमन पाथवे के बाद थ्रोम्बिन फॉर्मेशन, फिर फिब्रिन फॉर्मेशन और फाइनली दैट विल बी क्लॉट। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर वो जो क्लॉट बन जाएगा, फिर हमारा वुंड सीज हो जाएगा और ब्लड बिल्कुल भी बाहर वहाँ से नहीं निकलेगा। इंट्रेंसिक पाथवे का मतलब होता है, ये हमारा बिगिन होता है जब भी कोई वेस्कुलर जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उन पर कोई वहाँ पे एक्सपोज़र हो या कोई हमारा जो वाल होती है उसमें कोई एल्टर हो जाए, वो कट हो जाए, तो वहाँ पे जो फैक्टर हमारा होता है यहाँ पे 12 वो एक्टिवेट हो जाता है और प्लेटलेट जो है वहाँ पे एक रिलीज़ करते हैं फॉस्फोलिपिड, और रिलीज़ करने के बाद में फिर ये फैक्टर जो 8 होता है, फैक्टर 8A में फिर ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे इसमें बताया हुआ है, देखो हमारा जो यहाँ पे फैक्टर 12 है ये 12A में चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द टिश्यू फ्लूइड पेरिकैलिक्रिन और द कैलिक्रिन, और ये जो क्लिक्रिन और प्रिक्लिन जो इसमें हेल्प करते हैं। फिर ये फैक्टर 11 टू 11A यहाँ पे कैल्शियम हेल्प करता है। फिर फैक्टर जो 9 है वो चेंज हो जाता है फैक्टर 9A में, और यहाँ पे जो हमारा फैक्टर जो हमारा 8 है वो भी यहाँ पे हेल्प करता है। और फिर ये फैक्टर 10th में चेंज हो जाता है कैल्शियम की हेल्प से। फैक्टर जो है 10th A में ये जो है यहाँ पे बदल जाता है, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के नाम से जानते हैं। इसमें फैक्टर जो हमारा 5 है वो भी यहाँ पर हेल्प करता है। इसके बाद हमारा जो अगला जो आता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है इसका एक्सपोजर जो स्टार्ट होता है वो हमारे जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनके ट्रोमेटिड के कारण होता है, उनके टूटने के कारण होता है, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड के साथ में वहाँ से रिलीज़ होता है एक टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये यहाँ पे हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारा जो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा टिश्यू फैक्टर होता है वो हेल्प करता है किसको, यहाँ पे जो हमारा 7 हमारा कोगुलेशन फैक्टर है प्लस कैल्शियम चाहिए इसको। फिर ये 10th A में एंटर कर जाता है, 10 to 10th A। इसमें हमें फैक्टर 5 और कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। फॉस्फोलिपिड जो है टिश्यू फैक्टर में से यहाँ से निकलता है और फिर यहाँ पे इसको ये यहाँ पे हेल्प करता है। इसके बाद दोनों के दोनों जो हैं 2 स्टेप जो भी हमने किए थे वो दोनों के दोनों एंटर कर जाते हैं कॉमन पाथवे में। कॉमन पाथवे का मतलब होता है ये करता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्जन करने में मदद करता है, और उसके बाद में जो हमारा फिब्रिनोजन होता है वो कन्वर्जन हो जाता है फिब्रिन में, और फाइनली वहाँ पर जो है क्लॉट बन जाता है।
ये हमारा कॉमन पाथवे है। जो प्रोथ्रोम्बिन है वो नीचे कैल्शियम की हेल्प से वो थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन जो है एक्टिवेटर यहाँ पे इसको हेल्प करता है। इसके बाद जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिनोजन मोनोमर में रूप में बदल जाता है और ये कैल्शियम के साथ मिलकर फिब्रिन बनता है। और यहाँ पे फिब्रिन जो स्टेबिलाइजिंग फैक्टर होता है हमारा, उसको बोलते हैं फैक्टर 13, वो हेल्प करता है और क्रॉस लिंक जो फिब्रिन है वो बन जाता है और जो भी हमारा वहाँ पे वुंड होता है उसको सीज कर देता है और ब्लड निकलना एकदम वहाँ पे बंद हो जाता है। तो ये हमारा था कोगुलेशन स्टडीज़ कि इसमें कितने फैक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे, कॉमन एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। फाइनली जो हमारा वुंड है वो सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। ये यहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है। ये इंट्रिंसिक पाथवे है, ये हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये कॉमन पाथवे है और लास्ट में जो है यहाँ पे फिब्रिन बन जाता है और ब्लड जो हमारा वहाँ पे वो क्लोट हो जाता है। यहाँ पे जो है इस साइड में यहाँ पे 12th से जो ये 12th ए में बेन चेंज हो जाता है। यहाँ पे HMW के हाई मोलिकुलर वेट जो हमारी किन्यूजन है वो हेल्प करता है इसको। और इस साइड से यहाँ पे टिश्यू फैक्टर होता है, इसको TF लिखा हुआ है। ये फैक्टर 7 के द्वारा यहाँ पे कॉमन पाथवे में ये एंटर कर जाता है और फाइनली ये फिब्रिन में चेंज हो जाता है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट द क्लोटिंग फैक्टर के बारे में। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हैं। जितने भी कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो सारे हमारे हिपैटोसाइट्स जो हमारे लीवर सेल्स होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर होते हैं जो वहाँ पर नहीं बनते हैं। जैसे फैक्टर जो 8 होता है ये हमारी एंडोथीलियल सेल के द्वारा इसका बनाया जाता है और ये एंडोथीलियल सेल हमारे लीवर के सरफेस पर होती हैं, वो इसको बनाने का काम करता है। इनका जो हाफ लाइफ है वो 6 आवर से लेके 5 डेज़ तक होता है और इसका जो सिंथेसिस है वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन के, यानी कि विटामिन के पे इनका डिपेंड करता है। विटामिन के जो है यहाँ पे लीवर में हमारे जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उनको प्रोडक्शन करता है, तो विटामिन के यहाँ पे आना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन के डिपेंडेंट जो कोगुलेशन फैक्टर्स की जो प्रॉब्लम होती है उसमें है ये प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 और प्रोटीन C और प्रोटीन S। इनके लिए विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके लीवर जो है हमारा इनको बनाना स्टार्ट करेगा। ये हमारे कोगुलेशन टेस्ट होते हैं, जैसे PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT, ब्लीडिंग टाइम BT, क्लोटिंग टाइम CT और मिक्सिंग स्टडीज़, उसमें सारे टेस्ट आ जाते हैं। पहले प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात करेंगे। जो प्रोथ्रीम टाइम है वो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि हम उसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो पाथवे होते हैं उनकी एबनॉर्मलिटीज़ को जानने के लिए हम करते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 12 to 14 सेकेंड होता है और प्रोलॉन्ग टाइम होने के कारण जो है उसके कुछ डिजीज़ होती हैं, कोई बीमारी होती है, उनमें से विटामिन के डिफिशेंसी, वारफिन थेरेपी, किसी को वारफिन दवाई दी जा रही है, या DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, लीवर फेलियर, कंजीनिटल फिब्रिनोजीमिया यानी कि फिब्रिनोजन नहीं है वहाँ पे, फैक्टर 5 और जो हमारा 10 है उनकी डिफिशेंसी के कारण जो है ये प्रोलॉन्ग हो सकता है, इसका टाइम जो है बढ़ सकता है। इसके बाद जो है स्क्रीनिंग हमारी एबनॉर्मलिटीज इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे के लिए करते हैं। जो हमारा PTT होता है, FTT, नॉर्मल रेंज 25 से 40 सेकेंड होती है और इसका जो पॉजिटिव होता है वो हमारा DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, हीमोफीलिया, लीवर डिजीज, फिब्रिनोजीमिया और फैक्टर 5 और 10। ब्लीडिंग टाइम BT के बारे में बात करेंगे। ब्लीडिंग टाइम जो है इसमें हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे ड्यूक मेथड, ये फिंगर प्रिक के द्वारा किया जाता है और इसमें हम जो है यहाँ पे इसमें हम ब्लीड करते हैं। वहाँ पे एक हम वो लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लेंसेट और इसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है 1 to 3 सेकेंड होता है। उस लेंसेट को 3 mm हम वहाँ पे जो हमारा फिंगर होता है उसमें वुंड करते हैं और फिर देखते हैं वो कितनी देर तक वहाँ पर ब्लीड हो सकता है। इसका जो प्रोलॉन्ग टाइम हो सकता है, प्लेटलेट डिफेक्ट, प्लेटलेट जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। प्राइमरी आइडियोपैथिक जो बोलते हैं, आइडियोपैथिक मतलब प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, वेस्कुलर डिफेक्ट्स, सलाइन पुरपुरा और भी इसके अलावा जो सारी डिजीज़ होती है जिनमें ऐसा हो सकता है। प्लेटलेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें हमारे वेसल्स को ब्लीडिंग से बचाते हैं
और हमारी बॉडी में वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करने में मदद करते हैं और प्लग फॉर्मेशन होने में भी हेल्प करते हैं, ताकि ब्लड जो है वो कम आना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद बात करेंगे सीटी क्लोटिंग टाइम के बारे में। क्लोटिंग टाइम जो है कि हमारा जो है इंटरवल होता है कि जब हम उसको किसी को ब्लीडिंग करते हैं और ब्लीड करने के बाद में हम उसको देखते हैं, फाइनली जब वो फिब्रिन बन जाता है, उसके जो बीच का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं क्लोटिंग टाइम। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कई टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं लैब में। हम वहाँ पे कैपिलरीज ट्यूब्स लेते हैं, उनमें ब्लड को फिल करते हैं और जैसे हम प्रिक करते हैं उसका टाइम स्टार्ट कर देते हैं। इसके जो नॉर्मल रेंज है 2 to 7 मिनट है और प्रोलोंग हो जाता है, बढ़ जाता है हीमोफीलिया ए एंड बी में, विटामिन के डिफिशिएंसी में, लिवर डिजीज में, डिसएमिनेटेड कोगुलेशन में और ओवरडोज ऑफ एंटीकोगुलेंट जो इसका ज़्यादा डोज ज़्यादा हो जाता है एट्सेट्रा। इन कंडीशंस में जो है वो क्लोटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये मिक्सिंग स्टडीज़ है हमारी, इसमें हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ सीरम एंटीबॉडीज़ के बारे में, और जो कि हमारे कोगुलेशन फैक्टर को जो है न्यूट्रलाइज कर देती है, ख़त्म कर देती है, उनके फंक्शन को ये कम कर देती है। मिक्स पेशेंट प्लाज्मा, अगर कोई प्लाज्मा लिया है बाहर से, प्लाज्मा जो है वहाँ पे उसको देखते हैं वो कितना वहाँ पर उसको दिया है हमने, और उसके बाद परफॉर्म करते हैं APTT एस्से, और जो नीचे इंटरवल से इसके बारे में दिखाया हुआ है। ये प्रोलोंग APTT है, ये टाइम है, ये हमारा टाइम 1 to 2 hours 37 डिग्री पे है, और ये इंटरप्रेटेशन दिया है इसमें। यहाँ पे पहले में करेक्टेड इसको फैक्टर की डिफिशिएंसी है, नॉट करेक्टेड है तो इसको यहाँ पे हेपेरिन की प्रॉब्लम है, और करेक्टेड में इसमें यहाँ पे एंटीबॉडी इनहिबिटर्स जो हैं वो ये काम नहीं होने दे रहे हैं। नेचुरल इनहिबिटर्स जो कोगुलेशन में क्या होते हैं, जो कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन नेचुरल होते हैं, वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं। जैसे एंटी थ्रोम्बिन, ये मेजर इनहिबिटर थ्रोम्बिन होता है जो कि फैक्टर 8A को जो है, और जो यहाँ पे जो हमारा 9A 10th A और 12th A जो है इसमें ये कंप्लीट नहीं होने देता है। इनिटेटिव डिफिशिएंसी होती है जो बाहर से आती है, जिसको हम बोलते हैं वेनस थ्रोम्बोबोलिज्म, यानी कि इसमें वेनस में थ्रोम्बोबोलिज्म हो जाता है, बड़ा हो जाता है वो। और प्राइमरी टारगेट हेपेरिन का जो होता है वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे होता है, जो पेशेंट एंटी थ्रोम्बिन पे चला हुआ है उसमें भी ये हो सकता है। इसके अलावा प्रोटीन C जो एक्ट करती है इनएक्टिविटी फैक्टर 5A और हमारा 8A को, प्रोटीन S है वो एज ए को फैक्टर जो है एक्टिवेट करती है जो प्रोटीन S के लिए, और दोनों भी हो सकती हैं C और S। जो डिफिशिएंसी हो सकती है उसको हाइपर कोगुलेबल स्टेट के नाम से जाना जाता है। इनहिबिटेड कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं उसको। जितने भी फैक्टर्स की डिफिशिएंसी होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है, जैसे एक्सेप्ट हीमोफीलिया, फैक्टर 8, B फैक्टर 9 और C जो होती है फैक्टर 11, इनकी कमी से हीमोफीलिया हो सकता है। इनको हम बोलते हैं एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। जितने भी हमारे जो सारे प्रेजेंट होते हैं एलिवेटिविटी में, एक्सेप्ट फैक्टर 7 डिफिशिएंसी एलिवेटेड फैक्टर PT, फैक्टर 13 डिफिशिएंसी विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय द रूटीन टेस्ट, के लिए नहीं देख सकते इसको हम। और जितने प्रेजेंट होते हैं ब्रीडिंग टेंडेंसी है वो सारे यहाँ पे इनमें पता करेंगे हम। हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B, यानी कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। हीमोफीलिया A का मतलब होता है उसको डिफिशिएंसी होती है फैक्टर 8 की। हीमोफीलिया 9 का जो हीमोफीलिया B होता है उसमें 9 फैक्टर जो है उसकी डिफिशिएंसी होती है। उसके साइन और सिम्टम ऐसे होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड और एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉर्म, कट्स ठीक नहीं होगा बहुत देर तक भी उसको, जो इंजरी होगी सर्जरी के बाद, बहुत डेंटल प्रॉब्लम वगैरह, खून आना बंद नहीं होगा। मैनी लार्ज और डीप जो ब्रेसेस हो जाते हैं उसको ब्लैक ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। अनयूजुअल ब्लीडिंग कहीं पे भी हो सकती है उसको, पेन, स्वेलिंग और टाइटनेस लगेगा उसको जॉइंट्स में, और यूरिन में ब्लड आएगा उसके, और नोज से भी उसके ब्लड आ सकता है, और अनएक्सप्लेन्ड इरिटेट हो सकती है। और PTT जो है उसका क्या होगा, प्रोलोंग हो जाएगा, और PT जो है उसका वो नॉर्मल रहेगा। एक्वायर्ड कोगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ये हो सकता है हमारा डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लीवर डिजीज में विटामिन K डिफिशिएंसी,
ड्यू टू इंक्रीज कंजप्शन ऑफ DIC, जो जिस DIC में बहुत ज़्यादा हमारा कोगुलेशन फैक्टर कंजप्शन हो जाता है, खून हमारा जम जाता है। इम्यून मेडिएटेड के कारण हो सकता है, जैसे ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्पेसिफिक क्लोटिंग फैक्टर, तो उसके कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं इसको। लीवर डिजीज़ और विटामिन्स के डिफिशेंसी के बारे में बात करेंगे। लीवर डिजीज़ जो हमें बताता है कि लीवर डिजीज़ में प्रॉब्लम हो जाते हैं तो जो क्लोटिंग फैक्टर है उनकी डिफिशेंसी हो जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो बनते हैं हमारे जो लीवर में बनते हैं, और लीवर डिजीज़ होने से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे एग्जांपल लीवर सिरोसिस, तो इनमें जो है यहाँ पे प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है हमारे कोगुलेशन फैक्टर का। फैक्टर 8 है, उसका लेवल जो है वो एलिवेटेड हो सकता है हेपेटाइटिस में, क्योंकि एक्यूट फेज़ में वो पहले बढ़ेगा और बाद में वो कम हो जाएगा। विटामिन के जो है एक पार्टिसिपेंट करता है यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन में जो है करता है गामा कार्बोक्सिलेशन, उसमें हमें फैक्टर की जो है वहाँ पे एक्टिविटी के लिए वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इसमें अंदर बॉडी में हमारे वेसल्स में कोगुलेशन हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है अनकंट्रोल लोकल और सिस्टेमेटिक जो है एक्टिवेशन कोगुलेशन लीडिंग के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा प्लेटलेट्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, फिब्रिनोजन होता है, ये सारे के सारे यहाँ पर यूज हो जाते हैं, कंजप्शन हो जाते हैं। इसके कारण जो है कोगुलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डिजीज़ कॉमनली जो एसोसिएटेड है हमारी DIC के लिए, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा जो हम कैंसर बोलते हैं, जिसको हम एडिनो कार्सिनोमा के नाम से, टिश्यू इंजरी, एक्यूट प्रोमाइलोसाइट ल्यूकीमिया, सेप्सिस, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, अमाइनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म और रिटेन फीटस और प्लेसेंटल एब्सेंट, इनके कारण जो है ये सारा हो सकता है DIC। एंटीबॉडीज जो होती हैं कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे डेवलप होते हैं फैक्टर। यहाँ पे रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, स्पॉन्टेनियसली ल्यूपस एंटीकोगुलेंट जो जिसको एंटीकोगुलेंट दिए जाते हैं, और इसके अलावा जो है वो एसोसिएटेड होता है दोनों वेनस और आर्टियल जो है थ्रोम्बोटिक डिजीज़, और इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं मिक्सिंग स्टडीज़ के द्वारा। इसमें हमें बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो करने पड़ते हैं। अदर एक्वायर्ड कंडीशन क्या हो सकती हैं, सिस्टेमेटिक अमाइलोइडोसिस, अमाइलोइड जो डिपोजिशन हो जाते हैं हमारे टिश्यूज़ में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर हमारा ठीक नहीं है किडनी तो उसमें क्या होता है वहाँ पे हमारा प्रोटीन जो है सारा कोई फैक्टर बाहर निकलना शुरू होता है यूरिन के थ्रू। हॉजकिन लिम्फोमा होता है, उसमें लिम्फ नोड्स जो हैं स्वेलिंग कर जाते हैं, तो उसमें के कारण भी जो है ये हमारे डिजीज़ हो सकती है। ये हमारा अप्रोच है, क्लिनिकल जो हिस्ट्री है ब्लीडिंग की, स्क्रीनिंग स्टडीज़ देखते हैं वहाँ पे CBC काउंट, ब्लड स्मेयर काउंट, PTT और ब्लीडिंग टाइम। एबनॉर्मल CBC होगा, जो ब्लड फिल्म होता है उसके अंदर भी एबनॉर्मलिटीज़ होगी। वोन ब्रांड जो हमारा वोन विली ब्रांड डिसऑर्डर हो सकता है उसको, पेशेंट डिसऑर्डर कंजीनेटल और एक्वायर्ड हो सकती है, प्लेटलेट काउंट, मॉर्फोलॉजी वगैरह इनमें प्रॉब्लम हो सकती है उसको, और कोई यहाँ पे दूसरी जो है फैक्टर ऐसे कर सकते हैं उसमें कंसीडर करेगा बहुत सारे फिनोटाइप डिसऑर्डर के लिए। और इसके अलावा PTT जो है ये एबनॉर्मल, ये सारे टेस्ट करके ये पता चलता है हमें कि पेशेंट को क्या वहाँ पर प्रॉब्लम है। थैंक यू बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर था वो था कोगुलेशन स्टडी के लिए, और इसमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो होता है वो होता है 17 अप्रैल का इन एवरी ईयर। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि भाई हमें जो पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया डे कब होता है, और मैंने इसमें डिटेल में बताया हुआ हीमोफीलिया क्या होता है। थैंक यू बच्चों।